कहा गया है कि किस तरीके से मोबाइल के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है, इसकी उसमें आर्टिकल है। और उसके ऊपर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो है कहीं ना कहीं एक ईवीएम के जरिए हैक करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा। तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया दिखा रहा था, लेकिन उनको जो ज्यादा सीटें मिली है, इसका मतलब इन लोगों ने जो गड़बड़ी की है। अगर हम बहुत ज्यादा सीटें हमको मिलती थी तो, लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है, ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ईवीएम मशीन आई है। तो ईवीएम मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है, लेकिन उनके पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए। मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है, वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है। तो बार बार इसी तरह के सवाल उठाते हैं। और इसी तरह मतलब जब हमारी सरकार बनी है तो ईवीएम मशीन क्लॉक की जाती है, तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हो गए भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर मशीन ऐसी हो सकती है। हर मशीन किसके हाथ में जाएगी नहीं है। किसी ने प्रयोग किया होगा कि भाई अगर कोई बटन दबाएगी तो मतलब वो कमल को हट जाता है, दूसरा बटन दबाएगा तो पंजा को हट जाता है। ऐसा भी कुछ जो उदाहरण है ये भी कुछ लोगों ने दिखाए हैं। लेकिन ईवीएम मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन की ठोस भूमिका है कि भाई ईवीएम मशीन के माध्यम से ही आगे चुनाव होगा। अगर सब लोग तय करते हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। तो बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो हमको और भी ज्यादा वोट मिलेगा। तो लोकतंत्र में ठीक है। इंडिया आघाड़ी ने भारी कोशिश करने के बाद भी, लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी, समाज में फूट डालने की भूमिका रखने के बाद भी हमारी सरकार आई है और हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को 400 सीटें मिली थी और मनमोहन सिंह की सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें नहीं थी। उसके बावजूद भी वहाँ यूपी की सरकार 10 साल तक चली थी। तब हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई ये सरकार अल्पमत में है। तो उनके पास क्लियर बहुमत था और इसीलिए 10 साल तुम्हारी सरकार चल सकती है तो हमारी 15-20 साल सरकार चलती रहेगी। आगे तो हमारे ज्यादा सीट चुनकर आएगी। जो गलतियां कुछ हमारी हुई है, कुछ बयानबाजी से कुछ मतलब वोट में मिले हैं, उस पर आत्मपरीक्षण चल रहा है, स्टडी चल रहा है और आगे के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। और हम ये 5 साल तो हम सरकार चलाएंगे, लेकिन 2029 में भी हमारी सरकार इंडिया की सरकार आएगी। सर, महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी विधानसभा के लिए शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे हो, मनसे हो, कांग्रेस हो, इनका कहना है कि सभी 228 सीटों पर उनकी तैयारियां शुरू हो हैं। क्या आपको लगता है महाविकास आघाड़ी मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ेगी? तो मतलब जो महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ने का चल रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने कुछ बयान जो नाना पटोले जी को मैंने सुने कि भाई वो खुद नंबर 1 की पार्टी समझते कि उनकी सबसे ज्यादा सीटें आई है और उद्धव ठाकरे ज्यादा सीट लड़ने के बाद उनकी 9 सीटें आई है और एकनाथ शिंदे जी उससे बहुत कम सीटें लड़ने के बाद उनकी 7 सीटें आई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी ये तो लोग बोल रहे एक साथ लड़ेंगे, लेकिन एक साथ लड़ेंगे नहीं मालूम नहीं है। लेकिन एक साथ लड़ेंगे तो भी अच्छी बात है, उनका अलायंस ऑलरेडी है ही है। लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी जो है, हम महाविकास आघाड़ी में हर पार्टी को मेरा निवेदन है कि अपने ताकत के मुताबिक सीट मांगो और महायुति जो अपनी है, महायुति की को जो सफलता उतनी ज्यादा लोकसभा में नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा में सरकार अपनी आनी चाहिए। इसके लिए मतलब हम एक एजेंडा लेकर लोगों के सामने जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से क्या डेवलपमेंट की लाएगी ये भी हम लोगों को बताएंगे। हमने विकास क्या क्या किया ये भी बताएंगे और जिस चूक के कारण हमें कम सीटें मिली है उसको सुधार कर गर्म मैदान में हम उतरने वाले हैं और इसीलिए सरकार हमारी आएगी। मतलब एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस जी है और अजीत दादा पवार है, आरपीआई है, तो हम सब लोग मिलकर हम ताकत से लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको 170-180 तक सीटें हमारी आ सकती है। की क्या मांग होगी विधानसभा चुनावों को लेकर, कितनी सीटों की मांग करेगी?
अभी आरपीआई की मांग ये है कि अभी विस्तार अगर हो जाता है तो आरपीआई को एक मंत्रिपद मिलना चाहिए। और जो सत्ता में मैंने देवेंद्र जी की बात की है, तो इसमें देवेंद्र फडणवीस मेरे दिल्ली के कुर्सी पर 11 सफदरजंग रोड पर आए थे, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई थी और उनको हमने बताया कि भाई आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए और जो महामंडल है, महामंडल का जो अपॉइंटमेंट है जल्दी जल्दी करो, आपके पार्टी को भी करो, हमारे पार्टी को भी करो। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि अभी चुनाव होने के बाद अपन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। इसमें चर्चा के बाद कुछ सीट थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आरपीआई को कुछ सीटें मिलेगी। और इस वक्त आरपीआई का जो चेहरा है ये विधानसभा में दिखने के लिए मिलेगा। सर ये कहना चाहेंगे आज की जो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले उन्होंने हैट्रिक मारी है, यानी कि तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने। किस तरह का उत्साह है आरपीआई सरकार को? ये उत्साह सब आपने देखा रहेगा, जैसे वैसे फूल बरसाया गया है लोगों के दिलों में। आठवले साहब का जो प्यार है आज दिखने में आया है। आठवले साहब को सब चाहने वाली जनता आज उनके स्वागत के लिए चैत्य भूमि पर आई हुई। आज एयरपोर्ट का माहौल देखा जाए, उनके स्वागत से लेकर के यहाँ पर दादर क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? खाली चैत्य भूमि के यहाँ पर मुंबई के अंदर नहीं, महाराष्ट्र के अंदर आज जल्लोष में स्वागत किया जा रहा है। आठवले साहब जहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल आज बन रहा है। फिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आठवले साहब ने बोला है कि आज 10 सीटें मांगी गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनमें आपका भी एक नाम सुना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आठवले साहब जो जवाबदारी देंगे, एक आठवले साहब का कार्यकर्ता होने के नाते जो भी जवाबदारी देंगे वो पार पड़ने के लिए हम लोग सक्षम है। आठवले से वो किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे तीसरी बार की? आठवले साहब को ये बोले जियो हजारों साल ऐसे रहो आप मंत्री बोलते, यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। त्यामुळे खूप आनंद झालाय। पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये हॅट्रिक झाल्याबद्दल आठवले साहेबांचे हार्दिक अभिनंदन आणि मोदी साहेबांचे हार्दिक अभिनंदन। आज शपथविधीनंतर साहेब आज पहिल्यांदाच आलेले तिथं, त्यामुळं लोकांचा जो आनंद आहे तो रंगणाचा आनंद झाला आहे। त्याचा एक छोटंसं उदाहरण म्हणून आठवले साहेबांच्या स्वागतासाठी आज हा जनसमुदाय जमलाय। कार्यकर्त्यामध्ये कसा उत्साह आहे? अति उत्साह आहे। आमचे कार्यकर्ते जे आहेत हॅट्रिक झाल्यामुळं अति उत्साही आमचे कार्यकर्ते आहेत, त्यामुळं जो कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह आहे तो एकदम जास्त वाढलेला आहे। त्याचं एक प्रचिती आहे ती। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले सरांना कसं तुम्ही आजच्या दिवशी शुभेच्छा देता? आजच्या दिवशी आज फादर्स डे निमित्त आज खरं तर हे आमच्या पक्षाचे प्रमुख असल्यामुळं हे कुटुंबाचे एक प्रमुख आहेत आणि ते आज त्यांना फादर डेच्या पण आज त्यांना आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो। तर आज आठवले साहेबांना तिसऱ्यांदा हॅट्रिक केली आहे केंद्रीय मंत्री पदावर, काय सांगता? मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा उपाध्यक्ष मुंबई प्रदेश आरपीआय सोना कांबळे समाजभूषण माझं नाव आहे। मुंबईचा कार्यकर्ता आठवले साहेबांच्या नेतृत्वाने मी काम करतो। आज आठवले साहेब दिल्लीमध्ये तिसऱ्यांदा हॅट्रिक केली आणि त्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि त्यांचं आगमन सांताक्रूजला झालं। तर लाखो हजारो कार्यकर्ते आमचे मुंबई शहरातून, महाराष्ट्रातून, देशभरातून त्यांच्या स्वागतासाठी सांताक्रूजला भव्य रॅलीच्या रूपाने चैत्यभूमीपर्यंत आठवले सभा समिती येऊन त्यांचं भव्य स्वागत केलं। क्या बोलना चाहेंगे? तीसरी बार यानी कि हैट्रिक किया है रामदास आठवले साहब ने दिल्ली में, क्या कहते हैं? माननीय रामदास आठवले जी का आज मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र से और पूरे देश के दलित बहुजन वर्ग के लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं कि भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसमें जो लोकप्रिय दलित चेहरा है, रिपब्लिकन हृदय सम्राट है, वो हमारे रामदास आठवले है। और उन्होंने एक बड़ा विक्रम किया है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद भारत सरकार में माननीय रामदास आठवले रिपब्लिकन नेता है और ये लगातार तीसरी बार भारत के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनने का उन्होंने विक्रम किया है। इसीलिए हम सारे अम्बेडकरवादी जनता, रिपब्लिकन कार्यकर्ता उनका आज अभिनंदन किया। मुंबई एयरपोर्ट से लेके चैत्यभूमि तक उनका रैली निकली और उनका सभी ने अभिनंदन किया। और आज माननीय रामदास आठवले ने सबसे पहले
चैत्य भूमि में आकर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन किया है कि उनके आशीर्वाद से ही हम आज ये देश में रिपब्लिकन का कारवा लेके चल रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से ही भारत सरकार में वो लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि इस देश में रिपब्लिकन पार्टी एक सत्ता वाली पार्टी बने, नीला झंडा पूरे देश में लहराया जाए और वो काम माननीय रामदास आठवले दिल से कर रहे हैं। कई नेता रिपब्लिकन नाम मिटाने के लिए पड़े हैं, लेकिन रामदास आठवले साहब ने रिपब्लिकन का परचम पूरे ऊंचाई में लिया है, पूरे दुनिया में रिपब्लिकन का नाम किया है। और इसीलिए हम सबको माननीय रामदास आठवले जी का अभिमान है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का रिपब्लिकन और नीला झंडा संसद पे लहराया है और इसीलिए पूरे देश में रामदास आठवले जी का रिपब्लिकन लहर चल रही है और आगे भी चलेगी। रामदास आठवले हेलो जिंदाबाद 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 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद।